नमस्कार, उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ आपदा की, जिसको आज 10 साल पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ जाकर बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में पूजन अर्चना भी की और हवन भी किया। वहीं पूजा के बाद भी सीएम धामी ने मौजूद श्रद्धालुओं के साथ में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केदार घाटी में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 16 जून 2013 में आई आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही केदारनाथ पुरी में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया और सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मत्था टेकते हुए आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरी तस्वीर है हवन पूजन की। देखिए तस्वीर, देखिए जहां हवन पूजन किया गया और इसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे उनसे भी मुलाकात की और ये मुलाकात करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भक्तों से मुलाकात करके फीडबैक भी लिया और इसके अलावा जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं केदार घाटी में उनका भी जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तो केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे हो चुके हैं और आपदा के बाद कई साल लग गए पुनर्निर्माण कार्य में और अभी भी डेवलपमेंट को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। ये वो आपदा जिसमें 5000 लोगों की जान गई और ये 5000 लोग जो सरकारी आंकड़ा रहा। इसके अलावा कुछ और भी लोग रहे जिनका नाम सरकारी आंकड़े में दर्ज ना होने की बात कही जाती है और साथ ही कुछ कंगाल कई सालों तक केदारनाथ घाटी के आसपास से मिलते रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये मंजर था। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पहली सीएम पुष्कर सिंह धामी के हवन पूजन करने के दौरान की। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। जो यहाँ पर काम करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था, उसको एक मास्टर प्लान बनाकर बाबा केदार का भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईशानेश्वर मंदिर बना है, पीछे हमारे यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि लग गई है, आस्था पथ बन गया है, सरस्वती घाट बन गए हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है उसके चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन का वर्क हो गया है, आस्था पथ बना दिया गया है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, यहाँ पर चिकित्सकों के आवास बन रहे हैं, अनेकों जगह पर यहाँ पर वाटर एटीएम लगा दिए गए हैं और ध्यान गुफाएं यहाँ पर बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 2023 के दिसंबर माह तक हमने ये संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो साल 2013 के उस भयानक त्रासदी को भूला होगा। अब आपदाग्रस्त केदार घाटी में भले ही रौनक लौट आई हो, लेकिन आपदा के जख्म आज भी पीड़ितों को झंझोड़ देते हैं। केदार घाटी ने अपने खुद को संभालते हुए पटरी पर लौटने की कोशिश की है। अब केदारनाथ की यात्रा में पहले जैसी रौनक है, लेकिन कुछ ऐसी हकीकत है जिसे बस पीड़ित ही समझ सकते। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 16-17 जून 2013 की उस काली रात को प्रदेश भीषण आपदा से कराह रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ धाम और केदार घाटी में मंदाकिनी नदी से जुड़े इलाकों में देखने को मिला। इस आपदा से इलाके में कई घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, आंखों के सामने आशियाने बिखर गए, कई लोग बेघर हो गए। उन लोगों के जहन में आज भी जब वो दिन आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। त्रासदी का दंश झेलने वालों में एक नाम महेंद्र सिंह नेगी का भी है, जिनका अपना पूरा कारोबार मंदाकिनी नदी के तट पर बसे विजयनगर में था और कई तरह के अपने कारोबार भी थे। 2013 की आपदा में सब तहस नहस हो गया और महेंद्र अपने परिवार और बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं बचा पाए। आपदा के दौरान सरकार और एनजीओ की मदद से महेंद्र नेगी ने एक बार फिर अपना काम शुरू किया और फिलहाल देहरादून में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। किसी ने ये सुध नहीं संभाल पाया कि अपना सामान भी ले जाना है या साथ में डॉक्यूमेंट्स कागज वगैरह वगैरह, जिनका भी गया सारा मकान जड़ से नीचे जमीन से नदी जो है काटती गई, मकाने नीचे गिरती गई, नदी काटती गई, मकाने नीचे गिरती गई।
मतलब उनका जिनके भी नुकसान हुआ यहाँ से सीधे चढ़ाई तक जो भी मकाने थे 50-60 मकाने, 2 मंजिल 3 मंजिल, चाहे वो आर्मी रिटायर था, चाहे वो लोकल था, चाहे वो लोकल रोजगार वाला था, सभी के मकान बह रखे यहाँ पे। केदारनाथ आपदा के दौरान सैकड़ों ऐसे लोग भी थे जिनके सिर से छत तो उजड़ी ही, साथ ही अपनों को भी इस आपदा में खो दिया। ऐसे कई लोग हैं जो अब देहरादून में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि आज भी जून का महीना आते ही उनके मन में खौफ का मंजर दिखने लगता है। आपदा ने केदार घाटी को बड़ा जख्म दिया। आज फिर से बाजार बसे हैं, सड़कों पर फिर से रौनक भले ही लौट आई है, लेकिन आपदा के जख्म आज भी पीड़ितों को झकझोर देते हैं। भले ही आज ये लोग अपना सब कुछ खोकर भी एक बार फिर से जीने की जिद ठान चुके हैं, लेकिन वो पल आज भी उनकी नम आंखों में साफ दिखाई देते हैं। सतेन बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। वाइब्रेंट विलेज माणा को मास्टर प्लान के तहत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए देश के प्रथम गांव माणा का मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तर्ज पर ही दूसरे वाइब्रेंट विलेजों को भी विकसित किया जाएगा। माणा गांव में सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए पूरा सर्वेक्षण किया गया है। वहीं डीएम ने अधिकारियों को सभी डेटा तैयार करने को भी कहा है। तो माणा गांव जो कि देश का आखिरी गांव जिसे कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने इसे देश का पहला गांव घोषित किया, जिसके बाद यहां पर विकास कार्य जोरों पर हैं और अब मास्टर प्लान के चलते इस पूरे गांव को विकसित किया जाएगा। सिर्फ माणा गांव नहीं, इसके आसपास के जो गांव हैं उन्हें भी विकास की राह से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार में लव जिहाद का मामला सामने आया। लड़की ने मुस्लिम लड़के पर बलात्कार का आरोप लगाया। इसके साथ ही लड़की ने लड़के पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पूरे मामले में लड़की ने पुलिस से शिकायत की और लक्सर क्षेत्र का मामला है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तराखंड में पहले भी लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पुलकित, एक और लव जिहाद का मामला हरिद्वार से सामने आया है। अभी तक पुलिस की जांच में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, प्रदेश में लगातार जो है लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक मामला हरिद्वार के लक्सर से भी आया है। हालांकि ये मामला कितना लव जिहाद से जुड़ा है या नहीं है, ये पुलिस की जांच में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल की जो स्थिति है, इसमें हिंदूवादी एक संगठन के साथ पहुंचकर एक युवती ने तहरीर दी है और शिकायत देते हुए ये बताया है कि उसके घर के पास में जो एक युवक था, दूसरे गाँव का, वो काम करता था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। और उसके बाद में युवक उसको कई अन्य जगह पर लेकर गया, जहाँ उसने उसके साथ जो है दुष्कर्म किया है। उसके साथ ही कुछ ऐसी जगहों पर ले जाकर जो मुस्लिम संगठनों की जगह पर ले जाकर जो है वहां पर उसने उसके साथ पहुंचकर और वहां पर धर्म परिवर्तन के लिए भी उसके लिए उसने दबाव बनाया। हालांकि युवती उसके लिए नहीं मानी और जब वो नहीं मानी तो उसके बाद युवक ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब जो है शिकायत इसमें दे दी गई है। फिलहाल मुकदमा इसमें दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस तरह के फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज होगा, उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित आपका। देहरादून को अब 18 जून को मुस्लिम महापंचायत नहीं होगी। मुस्लिम प्रतिनिधि, एसएसपी प्रतिनिधि और साथ ही आपको बता दें कि देहरादून के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मिलने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने किसी से कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की थी। देखिए, पहले मुस्लिम प्रतिनिधियों की तरफ से यहां पर महापंचायत की जानी थी 18 जून को, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएसपी से जाकर मुलाकात की और तमाम प्रतिनिधियों से भी सीएम मिले। उसके बाद अब 18 जून को होने वाली महापंचायत को कैंसिल कर दिया गया है। सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की और खास तौर पर जो है हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं। इसको मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को अपने कुछ मसाइल अक़लियत और मुसलमानों के सिलसिले में उनके सामने रखे हैं और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद जताई है कि हम लोगों के वहाँ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने के लिए यकीनी बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महापंचायत को लेकर दो टूक कहा था कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने अपील की थी कि सभी लोग शांति बनाए रखें। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा।
कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें कोई कोताही किसी के खिलाफ भी नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता है। हम अगर कहीं पर कोई मामला आ रहा है तो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जो कानून रास्ता बता रहा है उस रास्ते पर सबको चलना है। मोदी सरकार के 9 साल पर बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी है। गुरुवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर लाभार्थी को घर घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। इन 9 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से जो विकास के काम हुए हैं वो हर क्षेत्र में हुए हैं और जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारा एक जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की है कि आप 10 दिन मोदी जी के नाम दें। जो केंद्र ने काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। हरिद्वार के लक्सर में सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करना एक युवक को भारी पड़ गया। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। दरअसल शिवम नाम के लड़के ने देसी तमंचा और कारतूस के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और वीडियो वायरल होते हुए पुलिस के पास में ये वीडियो पहुंची और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आर्म्स एक्ट में तहत मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई की गई और पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। अगले सत्र के लिए यह जोन अब 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए दोबारा से खोल दिया जाएगा। ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले 14 जून को पर्यटकों ने सत्र के लिए आखिरी बार नाइट स्टे किया। इस जोन के बंद होने पर यहां पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों की कुछ इस तरह प्रतिक्रिया रही। वो बढ़िया है उनके लिए कि उनको भी प्राइवेसी चाहिए, जानवरों को भी तो उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इतना, तो अच्छा है उनके लिए। फिर आएंगे तो उनको पूरी जगह मिलेगी घूमने के लिए, वापस आएंगे तो शायद हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुए सत्र से कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। यहां आने वाले पर्यटकों को जमकर बाघ के दीदार हुए। इसके लिए भी कॉर्बेट प्रशासन अपनी पीठ थपथपाना नहीं भूल रहा है। ये हर साल ये जोन 15 जून से 15 नवंबर तक बंद रहता है और इस दौरान इस वर्ष टाइगर्स की साइटिंग बहुत अच्छी रही है ढिकाला में, खासकर ग्रासलैंड वाले क्षेत्र में, और टूरिस्ट जो यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है टाइगर साइटिंग को लेके। ढिकाला बंद होने के साथ ही वैसे तो कॉर्बेट का यह पर्यटन सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ का बिजरानी जोन 30 जून को बंद होगा, जबकि यहाँ का ढेला और झिरना जोन साल भर खुले रहेंगे। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक मॉनसून सीजन के लिए पार्क के गेट बंद कर दिए जाते हैं और चीला रेंज में रेंजर और साथ ही अन्य कर्मचारियों ने पार्क के गेट बंद कर सीजन की क्लोजिंग की और रेंज इंचार्ज के मुताबिक इस बार चीला रेंज में सैलानियों की आमद में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि कुल 50 लाख का रेवेन्यू मिला है। इसके अलावा इस बार विदेशी सैलानी भी पिछले साल के मुकाबले दोगुनी संख्या में पहुंचे हैं। जैसे कि मानसून सीजन शुरू हो रहा है, मानसून सीजन में अंदर जो है रोड्स खराब हो जाती हैं और ये 5 महीने का समय जो होता है ये फॉरेस्ट को रिजुवनेट होने का टाइम मिलता है और फिर से हमारा दोबारा से पार्क खोलने में जब नई उत्साह के साथ हम खोलते हैं तो पार्क के अंदर नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 महीना पार्क को भी आराम का टाइम मिलता है और हमें भी नई तैयारियों का।
उत्तराखंड क्रांति दल में पार्टी पदाधिकारियों की रार खुलकर दिखने लगी है। देहरादून के पार्टी कार्यालय में जमकर कुर्सी और जूते चप्पल चल गए। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में किनारा कर लिया गया। साथ ही पार्टी प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि मामले की कोई शिकायत नहीं की गई है, इसलिए कोई कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें पार्टी की तरफ से अभी स्टैंड नहीं लिया गया, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और साथ ही यूकेडी की जमकर छीछलेदारी यहां पर देखी जा रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी के प्रभारी सचिव अरविंद सिंह हाकी ने चौपाल लगाई और भटवाड़ी के सिल्ला गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को जल्द ही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। वहीं सचिव ने विकास योजनाओं को भी देखा। ये ग्राम सभा का एक मांग पत्र है। बागेश्वर में लड़के को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। लड़के ने बाइक स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने लड़के का चालान भी काटा। इसके साथ ही लड़के के काउंसलिंग की और आगे में ऐसे जानलेवा स्टंट न करने की लड़के को हिदायत भी दी गई। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो सामने आते हैं जहां पर स्टंट करते हुए युवा देखे जाते हैं। इसके अलावा कई बार कार पर स्टंट करते हुए देखे जाते हैं। तो अब इसको लेकर पुलिस काफी ज्यादा सजग हो गई है और निरंतर कार्रवाई भी की जा रही है। एक बार फिर से जब बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए चालान काटा और साथ ही दोबारा इस तरह के स्टंट न करने की युवक को हिदायत भी दी गई। चमोली में जनशक्ति मल्टीस्ट्री और मल्टी पर्पस को ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर 5 करोड़ का गबन वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 1 साल से फरार था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आरोपी पंकज को पोखरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे सीओ गोपेश्वर और एसओ पोखरी के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा इसकी अरेस्टिंग की गई है। बाकी अभी 2 अभियुक्त जो अभी जिन पर भी इनाम घोषित किया गया है वो अभी उन पर भी हम लोग लगे हैं और जल्दी इस पूरे केस की अरेस्टिंग हमारे द्वारा की जाएगी। देहरादून में एसी रिपेयरिंग करने वाले लड़के ने 8 साल के मासूम के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने आरोपी शान को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है और पीड़ित के पिता की तहरीर पर बसंत विहार थाने में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एसी की सर्विस छोटी थी बच्ची के साथ ये व्यक्ति तो एसी रिपेयरिंग करने वाला ये युवक जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया और लड़की के परिजनों की तरफ से मामला दर्ज कराया गया पुलिस में, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि गुस्साए लोगों ने इस युवक की जमकर पिटाई भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो इस पर 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप लगा है। अल्मोड़ा के संगरोली गांव में एक लड़के ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। आरोपी लड़के ने धारदार हथियार से महिला का कत्ल किया। वहीं मौके से बेटे और बहू ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लमगड़ा थाने के संगरौली गांव का ये पूरा मामला है। तो अल्मोड़ा का ये मामला सामने आया जहां पर लड़के ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और धारदार हथियार से कत्ल किया महिला का, जिसके बाद बेटे और बहू ने अपनी भागकर जान बचा ली और पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि हत्या के पीछे क्या कारण था इसका भी पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। उत्तराखंड में इस बार मानसून देरी से आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जून के लास्ट हफ्ते तक मानसून उत्तराखंड पहुंचेगा। वहीं प्री मानसून की बारिश के भी अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल उत्तराखंड के लोगों को तपती गर्मी से कुछ दिन और 2-4 होना पड़ेगा। ये कि जून के लास्ट वीक में जो है ये कहीं यहाँ पहुंचना चाहिए। हालांकि जब पहुंचेगा तो 2-4 दिन पहले ही इसकी जो है जो फोरकास्ट वो दी जाती है, पर एक नॉर्मल जो उसका आगे बढ़ने की रफ्तार है उस हिसाब से वो करीब आप ये कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून के जो है पहुंचेगा।
ऋषिकेश में आईडीपीएल के स्टाफ क्वार्टर में रह रहे लोगों से जल्द ही तहसील प्रशासन आवास खाली कराने जा रहा है। आईडीपीएल प्रशासन ने कई बार नोटिस दिया और फिर भी यहां रह रहे लोगों के ने आवास खाली नहीं किया। अब भूमि राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया है मामला और तहसील प्रशासन ने इस बार कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी भी रह रहे लोग खाली करने का विरोध कर रहे हैं घरों को, लेकिन 227 लोगों को स्थानीय प्रशासन की ओर से 2 दिन का समय दिया गया है। शासन से आदेश हैं, इसमें जो आईडीपीएल में क्वार्टर्स हैं वो सब खाली करवाने हैं। इसमें आईडीपीएल के द्वारा भी इनको कई बार नोटिस दे दिया गया है, ये अभी तक इन्होंने खाली नहीं किया है। तो अभी हमारे पास लिस्ट आई है 227 लोगों की जो पहले चरण में खाली होना है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।